जी जवाब देने का काम करें। अभी कहा था कि मोदी जी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं देश की चौकीदारी करूँगा। मोदी जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बात उन्होंने ये नहीं कही कि मुझे प्रधानमंत्री बनाना। भाई ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है जो देश में काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है कि किसको प्रधानमंत्री के लिए रखना है और किसको किसके लिए रखना है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जनता ने समर्थन दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी ने देश में विकास यात्रा को आगे बढ़ाया, कानून व्यवस्था को मजबूत किया, अपराध पर नियंत्रण किया, और देश की सुरक्षा और सम्मान और स्वाभिमान के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। आज उसी का परिणाम है कि जनता ने जो पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, और प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की भारत के अंदर बनी। दूसरा मुद्दा, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि घोटाले, एक बैंक घोटाला बताया इन्होंने, और एक वो बताया था इन्होंने राइफल घोटाला, नोटबंदी। चलो राइफल घोटाले में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन क्योंकि नोटबंदी पर आ जाओ। नोटबंदी पर मैं कहना चाहता हूँ कि नोटबंदी में वास्तव में अभी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को निकालना था। एक उद्देश्य वो था, लेकिन नोटबंदी का सबसे बड़ा उद्देश्य जो था, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा व्यापार जो है वो नकली नोटों का है, और उस नकली नोटों से आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण मिलता था, पत्थरबाजी होती थी। उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए नोटबंदी की गई। देश की जनता परेशान हुई, कुछ समय तक परेशान हुई, लेकिन उनके लिए वो परेशानी कुछ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पता था ये कहीं ना कहीं देश हित में है, राष्ट्र हित में है। दूसरा एक और मुद्दा घोटाले का, राफेल के बारे में अभी कह रहे थे। राफेल अत्याधुनिक यंत्रों से लैस फाइटर जेट है, और उसकी आवश्यकता भारत महसूस कर रहा था, भारत की सेना महसूस कर रही थी। इसलिए मोदी जी ने, और जो हमारा सेना के वो हमारे सीडीएस रहे हो, कई गुना ज्यादा रेट उसके लगाए गए। ऐसा कई गुना। अगर कोई घोटाला हुआ तो इन पार्टियों ने उन घोटालों को उजागर क्यों नहीं किया? अब से पहले जो सरकारें आई, तमाम तरह के घोटाले हुए। चलिए एक सेकंड, लोकल स्तर पे बात करते हैं। लोकल स्तर पे ही बात करेंगे। एक सेकंड के लिए हमारे साथ हमारे समाज सेवी चौधरी लोकेश जी भी मौजूद हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष सत्ता पे आरोप लगा रहा है, सत्ता विपक्ष पे आरोप लगा रही है। अब समाज सेवी जी भी जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। धन्यवाद। मैंने जो भाई साहब ने कहा तो उन्होंने जवाब दिया, सारी चीज सुनी है। एक एक पॉइंट पे मैं कम से कम 1.5-2 घंटा बोल सकता हूँ, इनके जवाब के ऊपर भी, इनके सवाल के ऊपर, लेकिन मैं 3 चीज पकड़ता हूँ, आप भी ध्यान दें। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं चाहा था वो पीएम बने। आप गलत कह रहे हैं। जिस वक्त मनमोहन पीएम थे, उनका लाल किले भाषण चल रहा था, पहले भाषण गुजरात में लाल किले का सेटअप लगा, क्यों चला गया था? जवाब है किसी के पास? कितनी बड़ी इच्छा थी उनकी पीएम बनने की। जो एक सीएम होते थे, लाल किले का सेटअप लगाए, गुजरात में उन्होंने भाषण दिया था, ये ओपन बात है। आप आ जाओ राफेल के ऊपर, एक छोटी सी बात है। तो राफेल 500 करोड़ का जहाज आना था, वो 1650 करोड़ का आया। ये तो सीधा से सादा सामान लगाए, सीधा मतलब ये हो गया कि जो आपकी जो कार की कीमत तो 3 लाख है, लेकिन 5 लाख उसमें सीट बेल्ट वगैरह के लगा दिए गए। ये कौन सा तरीका भाई? तो कोई हिसाब नहीं होता। और वैसे भी जो भाई साहब ने बताया, बहुत सारे जवाब इनके ऐसे जिन पर हर तरह भाजपा फंसती है। इन्होंने कहा कि उस पर जांच क्यों नहीं कराई, आरोप विपक्ष ने उसका घोटाले को खोलने की कोशिश क्यों नहीं? कहाँ करते कोशिश? संसद में आपने जेपीसी तक नहीं बनाने दी। कोर्ट में वो मामला जैसे जो हुआ, जो तब मंदुआ थे जज हमारे, वो बाद में कहाँ आया? सबको पता रहता है स्वामी किस तरफ से बैठे हुए, तो कहाँ है? चलिए बात कर लेते हैं जनपद सहारनपुर के गंगो विधानसभा की। गंगो विधानसभा को कैसे देख रहे हैं आप लोग? गंगो विधानसभा के बारे में बताइए। मौजूदा विधायक से कितने संतुष्ट हैं? मौजूदा विधायक चौधरी किरत सिंह जी हैं, उनसे कितना संतुष्ट है? देखिए, जब विधायक जी का टिकट हुआ था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिलहाल ये विधायक जी कुछ कर पाएंगे, और हालांकि बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। लेकिन आज सच ये है कि उनसे लोग बहुत हद तक संतुष्ट हैं, ये सच है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। किरत सिंह तो लोग पूरी तरह संतुष्ट है। और जहां तक बात चुनाव की है, मेरा अपना मानना है कि चुनाव में टक्कर सिर्फ इंद्रसेन और किरत सिंह के बीच के अंदर है। अब जीत कौन पाएगा मुझे नहीं पता। किसान यूनियन के नेता भी हैं, किस तरीके से किसान यूनियन का स्टैंड रहेगा गंगो विधानसभा पे? हर घर तक किसान यूनियन की पकड़ है, किसान से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए,
आज भी हमारी मासिक पंचायत थी ज़िले पे, और हमारा संयुक्त मोर्चे का फिर 31 में जो है धरना प्रदर्शन है जो मिश्रा टैनी को लेकर। किसान यूनियन ने तो जो है 13 महीने तक झेल लिया। तो जो सरकार किसानों का अहित करती है, और जिस सरकार ने किसानों को इतना तंग किया और बात यहाँ तक पहुँच गई 750 किसान शहीद हो गए, तो किसान बिरादरी, किसान मजदूर बार बार एक बात भी कहते हैं कि हर किसान समझ गया, वो अपने हिसाब से बस वो किसान जान रहे तो क्या है वो फार्मूला, मतलब किसान ने असर है ऐसा है, किसान बौड़ानी सारा पता, किसान ये जाओ तो इनका स्वागत होना शुरू हो गया। कहाँ स्वागत, कहीं बहुत अच्छा बता रहे सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे कि उनकी छवि कुछ हद तक अच्छी रही। मैं यूँ कह रहे किले एक आदमी से तय थोड़ा ये जगह पैमाना, ये तो सरकार 7 साल इन्हें भारत सरकार में हो गए, 5 साल का कार्यकाल इन्हें यहाँ गुजार लिया, इनके इंतजार कर रहे हैं, जाओ तो ये। देखिए मैं बता दूं, यहाँ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के, तो चुनाव में जीते थे चौधरी किरत सिंह, मौजूदा विधायक हैं, और बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ काजी नौमान मसूद को अपना प्रत्याशी बनाया है, चौधरी इंदर सेन को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया है। तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, जो आपका बहुत छोटा सा कार्यकाल चौधरी किरत सिंह का, और ये अभी किसान यूनियन के नेता बता रहे हैं कि विरोध होना शुरू हो गया है, किस 2.25 साल लगभग चौधरी किरत सिंह जी को यहाँ विधायक बने हुए भारतीय जनता पार्टी से, और चौधरी किरत सिंह जी ने अपनी मेहनत के दम से जनता के बीच में रहकर उनके दुखों को समझा और उनकी समस्याओं को समझा और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया और क्षेत्र में विकास किया, और उसी के आधार पर आज जनता पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा उनके साथ है। उन्होंने एक ऐसी छवि प्रदर्शित करने का काम किया गंगो विधानसभा क्षेत्र में, ये बताने का काम किया कि सही मायने में जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं। समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी अब मैदान में आ रही है गंगो विधानसभा पर, आरोप ये लग रहा है, हमने बहुजन समाज पार्टी के नेता से बात की, बता रही कि वो 3 नंबर के कैंडिडेट है, आप ज्यादा हतोत्साहित हो रहे हैं क्या, किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, जहाँ तक विधानसभा गंगो का सवाल है, मैं यहाँ पर कैंडिडेटों की क्या छवि है और क्या छवि नहीं, इस पर नहीं जानना चाहता हूँ। ये चुनाव उन मुद्दों के ऊपर होने वाला है जहाँ प्रदेश की सरकार बिगड़ती और बनती है। ना यहाँ किरत सिंह की छवि आएगी काम, ना इंदर सेन की आएगी, ना ही नौमान मसूद की आएगी। यह सीधा सीधा चुनाव जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनने और बिगड़ने का है, और उत्तर प्रदेश की सरकार 2 ही मुद्दे सामने हैं जिनसे तुलना की जाएगी, 2012 से 17 का और 2017 से 2022 का। इन दोनों में जिन पार्टियों की सरकार रही, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में आज लड़ाई है। तीसरी किसानों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? हम वो सब तीसरी जो पार्टी है यहाँ, तीसरी पार्टी ने तो अपना एजेंडा खुला कर दिया। बहुजन समाज पार्टी ने, उसने तो अपने कैंडिडेटों से साफ तरीके से अपने वोटर को एक मैसेज कर दिया है कि मैं समाजवादी पार्टी को मेरा कोई वोटर सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है वो कहाँ जाना चाहती है, जनता और किसान इसको जान चुका है। अब लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की है। पिछले 12 साल जी बताइए। वैसे तो हमारा मुकाबला यहाँ किसी से नहीं है, क्योंकि मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जनता के बीच में कोरोना काल के दौरान भी, चाहे वो वैक्सीनेशन के माध्यम से, चाहे राशन किट के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से, जिस तरीके से जनता की सेवा करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि क्षेत्र की जनता, खादर क्षेत्र में बहुत सारे रोड अब भी जो है बिल्कुल खस्ता हाल में हैं। यमुना से सटा हुआ जो अपना बहुत सारे रोड बन चुके, अभी कुछ जो नहीं बने वो प्रस्तावित हैं। उन पर निकट भविष्य में जैसे ही अधिसूचना का समय पूरा होगा, आचार संहिता का समय पूरा होगा, उसके बाद में उन पर काम कुछ सड़कों पर काम लग भी चुका है। रही बात
इस क्षेत्र के अंदर पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। पहले गुंडागर्दी चरम पर थी, आज सब लोग दिन रात किसी भी समय, माँ बहन बेटी किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं, किसान भाई किसी भी समय आ जा सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बीच में रोक दूं। नजदीक का गांव है मैनपुरा जी, या दिन दहाड़े 2 मर्डर हो गए, आज तक खुलासा नहीं हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको मैं कानून व्यवस्था को लेकर जो आप बात अगर हम क्योंकि ये सवाल बनता है ना, आपराधिक घटनाओं का जिक्र करें तो पहले की सरकारों की अपेक्षा ये नहीं, यहाँ बहुत लंबे समय से अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी, और यहाँ पर जिस तरह का माहौल था वो देखने लायक नहीं था। क्या सच में वाकई यहाँ गंगों में गुंडागर्दी थी? इसको सवाल को हम समाज सेवी से भी पूछना चाहेंगे। या बताइए, ये गंगों में गुंडागर्दी थी या नहीं थी? जी हमारे जी भाई आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी गुंडागर्दी को लेकर अगर आपको देखना है तो मायावती का 2007 से 2012 का शासनकाल देख लीजिए, 0 क्राइम था। और ये बात अखिलेश के जमाने में, अखिलेश के जमाने में एक बार गुंडागर्दी रही होगी, लेकिन बाद के दौर में उन्होंने कंट्रोल की थी। और जिस बहाने से गुंडागर्दी के नाम पे क्या चीज चलती है, राजनी वगैरह, राजनी वगैरह के लिए 100 नंबर कौन लेकर आया था? अखिलेश लेकर आए थे। वो जब 100 नंबर चालू तो राजनी बंद हुई थी। अगर आप तो पत्रकार रिकॉर्ड निकालिए, 2016 अक्टूबर से पहले अपराध था, लेकिन बाद में अपराध बंद हुआ। ठीक चुनाव से पहले अपराध एकदम ऊपर हो गया था। क्यों? सोचने वाली बात है, कहां से आते हैं अपराध और कौन से अपराध हुए थे? रही बात फिलहाल की, आप मैं इसी सरकार के गंगों की बता रहा हूँ। लाला प्रदीप तायल, उनकी बीवी की चैन छीनी गई। घोड़े वाले लाला जी, उनकी बीवी की चैन छीनी गई। सरेराम दिन दहाड़े छीनी गई। तो कहाँ कंट्रोल है? तो आपको यहाँ हुए अब नशा के आप क्या करेंगे? सरकार तो लगातार कह रही है कि हमने क्राइम पे कंट्रोल किया है पूरा। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक चीज कह सकते हैं कि वो जो गुंडागर्दी होती है ना, दबंगई किसी खास समाज की कम्युनिटी की होगी, केवल आप उसे तो कंट्रोल कर दे, क्राइम तो कंट्रोल हुआ नहीं है। नशा कहाँ कंट्रोल है? आप रोज बोलते हो नशे के बारे में, बताइए कहाँ कंट्रोल है? बड़ा भारतीय किसान यूनियन के नेता से जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि गुंडागर्दी थी। आज गंगो थाने में अगर 2021 के मुकदमों का वो देखें तो 700 के लगभग जो है मुकदमे दर्ज हुए 2021 में। जाके देखो कितने आपराधिक मुकदमे हैं, कितने अपहरण के हैं, कितने बलात्कार के हैं, उनमें पता लग जाएगा कितना जो है क्राइम कंट्रोल में है। अभी यहीं तो बैठे थाना, यहाँ 10 कदम पे जाके देख लो। शायद मेरे दोस्त ये भूल गए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो यहाँ पुलिस तक भी सुरक्षित नहीं थी। पुलिस के कई कांस्टेबल भी मरे, शिकार हुए, और यहाँ चौकियां तक बंद हो गई थी। और 8 सिपाही वहाँ मार दिए इसी सरकार में, काट का मार। विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं गंगो विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, विधानसभा सीओ मार दिया। वर्तमान समय में कोई आपराधिक घटनाएं, अगर कोई रंजिशन कोई एक आध घटना रंजिशन होती है, नहीं तो अपराध और अपराधी या तो खत्म हो गए या क्षेत्र छोड़कर प्रदेश छोड़कर। बीजेपी के एक सांसद जो है एसपी के घर में घुस गए थे। वो जो पुलिस मैं जवाब सरकार के दौरान की बात नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। बसपा के दौरान की बात है। मैं वो एक खास गैंग की पुलिस की रंजिश, आम आदमी सुरक्षित था उसमें। मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ये बार बार समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के लिए कि उस समय क्राइम था। समाजवादी पार्टी के टाइम के अंदर अगर छोटी भी घटना हुई तो वो घटना भी इनरोल्ड हुई है। किसी अखबार के ऊपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं थी कि वो किसी क्राइम को ना दिखाए। 5 साल के अंदर जो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर और ख़ासतौर से गंगों के अंदर ये क्राइम को नील बताने की बात कर रहे हो। छीना झपटी के केस नहीं उसमें क्या नाम इनरोल्ड हो रहे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, देश के प्रधानमंत्री ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग, जितनी बदहुरमती और बेइज्जती और जलालत इनके 5 साल के कार्यकाल के अंदर बेटियों की हुई है, जिंदा जला दी गई बेटियां, उनके बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। आप उनको बजाय इनरोल करने के उनको मैनेज करने पर लगे हुए हो कि क्राइम को नील दिखाया जाए। नंबर 1 बात तो है। दूसरे नंबर पर बात यह है, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैंने फिर कहा था, आप उस क्वेश्चन को फिर उस पर हो गए हूँ मामला, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अंदर आम आदमी, चाहे पेंशन की बात हो, वर्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन,
रोजगार, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, किसानों को उसकी फसलों का सही तरीके से दाम देना, कानून व्यवस्था हो, कोई भी हो, अपने मियाँ मिट्ठू बनने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में वृद्धा पेंशन क्यों बंद की, आपने विकलांग पेंशन क्यों बंद की, आपने छात्रवृत्ति क्यों बंद की, आपने नौजवानों को जिन्होंने MBA किया, MCA किया, जिन्होंने हायर डिग्री लेने का काम किया, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आप तो रोजगार पर आए थे कि हम प्रत्येक वर्ष, देश का प्रधानमंत्री चिल्ला करके कहता था, प्रत्येक 2 करोड़ 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी। कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? वो देश का मुद्दा। अभी पेंशन के संबंध में हमारे मित्र ने बात की, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन। अभी इन्होंने कहा कि पेंशन खत्म करने का काम किया। पहले इससे पहले की सरकार में वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन 300 रुपये हुआ करती थी। आज वृद्धा विधवा, उसके बाद में वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 500 रुपये पर मंथ हुई, और अब वही पेंशन 500 से 1000 रुपए का काम भारतीय जनता पार्टी। अरे मिल कहाँ रही? अभी मेरी बात सुन लीजिएगा आप। अगर मिले तो की बात है ना। 1000 रुपए करने का काम किया, और उस चीज का पता चलेगा जो लाभार्थी हैं, जो उसके हकदार हैं, जिनको वो लाभ मिल रहा है, उनसे मिलकर। हाँ, लाभार्थी की बात कर रहे हैं, गलत बात तो आप कर रहे हो भाई। जनता सब समझती है, वो समझ जाएगी। रही बात अभी एक बात और इन्होंने एक विषय पर चर्चा की थी कि किसानों के लिए उनके उसमें, तो किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपए प्रत्येक वर्ष से 17 रुपए रोज, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, किसान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 17 रुपए किसानों को सम्मान बनाया, और 6000 रुपए एक छोटी राशि नहीं होती। और ये बहुत बड़ी रकम, अगर हम देश की बात करें तो बहुत बड़ी रकम, कई हजार करोड़ रुपए, 36,000 करोड़ रुपए की राशि। हाँ सर, मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा। मैं केवल यूपी के, चूंकि मामला यूपी का ही चल रहा है, किसान निधि में ठीक है 6000 रुपये साल में आते हैं किसान के पास, लेकिन इसी सरकार ने केवल देहात की बिजली के रेट 2.5 गुना बढ़ाए थे। लगभग 18,000 एक आदमी के ऊपर वो बर्डन पड़ा था एक्स्ट्रा। 6000 आपने दिए, 18 आपने ले लिए, यानी 12 लेयर वोट भी लिया। ये कौन सी पॉलिसी भाई? अच्छा चलिए छोटा, हाँ इसका जवाब देते वो शॉर्ट में। फिर बिजली का आखिरी, अभी सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं, मेरे मित्र ने बताया कि बिजली के दाम बढ़े, लेकिन बिजली भी तो मिली। शहरों की भांति ग्रामीण अंचल में भी बिजली मिलने का काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल बिजली के थे उनको आधा करने का काम किया, अभी कुछ ही समय पहले घोषणा हुई है। जी इन्होंने कहा ना कि सरकार बिजली मिली है, ऐसा नहीं है। आप पूरा इतिहास देखिए, 2007 में जब मायावती आई थी, उससे पहले प्रदेश में 7-8 घंटे सप्लाई बड़ी मुश्किल मिलती थी। उन्होंने पहली बार काम किया, इसमें कोई शक नहीं, मैं महिपाल माजरात नहीं है, उन्होंने अपने इलाके में बहुत तगड़ा काम किया था। उन्होंने पावर प्लांट बनवाए, उनके राज में 12 घंटे सप्लाई हुई थी। अखिलेश के राज में सप्लाई 14 घंटे शुरू हुई थी, और 1 अक्टूबर 2016 से 18 घंटे देहात में बिजली थी। दाम हमसे 2.5 गुना कम था। ये सच्चाई, आप रिपोर्ट चेक करा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के आखिरी मोड़ पर आते हैं। क्या स्टैंड गंगो विधानसभा पे रहेगा किसान यूनियन का, और खासकर किसान जो बिरादरी है इसका क्या रुख रहेगा? सीधा सवाल, 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या समाजवादी पार्टी से खुश होकर किसान यूनियन का भी और मजदूर का भी स्टैंड साफ है। आम आदमी क्या स्टैंड है? आम आदमी त्रस्त है, महंगाई का मुद्दा है, महंगाई से लोग आजीज आ गए। इन्होंने जो है ये डंका पीट रहे कि हमने फ्री राशन बंटवा दिया। जब कांग्रेस सरकार 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आई थी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उस टाइम जो है गुजरात के CM हुआ करते थे, और सबसे बाद में खाद्य सुरक्षा अगर लगी है इस देश में तो गुजरात में लगी। खाद्य सुरक्षा गुजरात में, इन्हें सबसे बाद में इस योजना के मुखालिफ थे ये। और वो भी क्यों लगी कि गुजरात के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, चीफ, ये रिकॉर्ड की बात है, चीफ सेक्रेटरी को बुलवा के पूछा कि गुजरात भारत का हिस्सा है या नहीं। उन्होंने कहा जी गुजरात भारत का हिस्सा है। फिर उन्होंने कहा कि जब देश की सदन ने कानून पास कर दिया तुम क्यों नहीं लगाते? आज ये डंका पीट रहे हमने फ्री राशन बंटवा दिया, ये तो इसके विरोधी थे।
नहीं, आप बीजेपी ने किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, इससे तो आप- 17 रुपये रोज दे रहे और एक लीटर डीजल गिरवा लो। आप लोगों को सम्मान निधि कहाँ है? ये तो बेइज्जती कर रहे। एमएसपी ये न्यू कह रहे, एमएसपी अच्छा ये न्यू कह रहे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। एमएसपी पर कितना खाद्यान्न हमारे पास बहुत कम है। गंगो विधानसभा पर क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड साफ है, सब समझ रहे और तारीख का इंतजार कर रहे हैं, बस क्लियर हो जाएगा। 10 मार्च में आप देख लियो, इनकी इन विदाई तय है 10 मार्च में साफ हो जाएगा काम। जी, क्या आपसे भी फिर आप भी जवाब देंगे? हाँ। जी, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ गंगो विधानसभा पर है? देखो जी, बहुत शॉर्ट में। हाँ बिल्कुल, बहुत शॉर्ट के अंदर ही बता रहा हूँ मैं। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल इस पर स्टैंड है, और ये गंगो विधानसभा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम 300 यूनिट शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फ्री बिजली देने का काम करेंगे। पहली मीटिंग में सरकार बनते ही 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरे, जितनी भी पेंशनें हैं उन सबको पहली मीटिंग के अंदर ही बहाल करने का काम कर दिया जाएगा। तीसरी, जितनी हमारी शिक्षा मित्र हैं, आशाएं हैं और दूसरी इस तरीके की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को हम परमानेंट नौकरी देने का काम करेंगे। तीसरी, एमएसपी पर हम 100% खरीद एमएसपी पर करेंगे और किसान की क्या नाम फसल खरीदेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इन 5 साल के कार्यकाल के अंदर किसान से फसल ना खरीद करके और लालाओं से या आड़तियों से उस फसल की खरीदारी करने का काम किया और उसको बढ़ाने का काम किया, ये हम कतई नहीं होने देंगे। चौथी, पांचवी उसमें मामला यह है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम उत्पीड़न कम करेंगे और यूपीए जैसे करूर कानून को खत्म करने का काम करेंगे, जिसमें पुलिस को अथाह पावर ये दे दी गई कानून से भी, संविधान से भी ऊपर उठ करके, कि वो बगैर किसी के वारंट के, बगैर किसी के को बताए हुए वो कभी भी और किसी भी वक्त किसी के भी घर में सीढ़ी लगा करके कूदने का काम करेगा। हम इसको तुरंत ख़त्म करने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस पर काम होगा। समाजवादी पार्टी, हम जैसे रिपोर्टिंग करते हैं, जाते हैं, तो एक कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत बड़ा इशू कानून व्यवस्था का है, जबकि समाजवादी घिरती नजर आती है। और हम जब बात सत्ताधारी करते हैं तो एक विपक्ष भी का जो एक आम व्यक्ति है वो भी ये कहता है कि नहीं, कानून व्यवस्था पे बड़ा शिकंजा है सत्ता का। तो इसको लेकर समाजवादी कहां खड़ी है? अगर समाजवादी सत्ता में लौटती है तो कानून व्यवस्था पे वो ऐसा कौन सा काम करेगी जो सत्ताधारी बीजेपी को वो भुलाने का काम करेगी? कानून व्यवस्था का 100% पालन किया जाएगा। और अगर गत पिछली 5 साल की सरकार में, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर कुछ खामी कानून व्यवस्था को लेकर के लोग महसूस भी कर रहे हैं, आने वाली सरकार जो 10 मार्च के बाद बनने वाली सरकार है, उसमें वो कमी नहीं नजर आएगी आपको। ये काम समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई विपक्षी पार्टियों के पास कोई और दूसरी बात कहने का कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई भी काम नहीं, उनके पास कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता आपको पूर्ण बहुमत? उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बना रही है और इस पर बना रही है कि उन्होंने 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का काम कार्यकाल देख लिया। इन्होंने केवल सांप्रदायिक एजेंडे पर सरकार बनाने का काम किया और सांप्रदायिक एजेंडे को लोग पेट की भूख को सांप्रदायिक एजेंडे को छोड़ करके आप पेट की भूख पर काम करें। चलिए हो गया जी। आप जी बताइए। आखिरी मोड़ है और हम आखिरी सवाल आपसे ही कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी कानून व्यवस्था का भी जो है मुद्दा लेकर आ रही, किसान और न जाने क्या क्या, समाजवादी पार्टी वाले भी, भारतीय किसान यूनियन के भी लोग नाराज हैं। तो आपका स्टैंड क्या है सामाजिक स्तर से, किस तरीके से? सत्ताधारी पार्टी के पास तो सपा के खिलाफ वास्तव मुद्दा सिर्फ एक ही है, कानून व्यवस्था, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि हर जगह सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी बेहतर थी, बढ़िया सरकार दी थी, पढ़े लिखों की सरकार थी, मूर्खों की सरकार, अनपढ़ों की सरकार कम से कम नहीं थी। दूसरी बात, फिलहाल मुझे भी लगता है, आम जनता को भी लगता है कि अखिलेश बढ़िया सीएम थे, आखिर क्या हुआ, क्यों चले गए? तो सबको ये लगता है कि नहीं, इस बार अगर अखिलेश आते हैं तो कम से कम जिस मुद्दे पर उनकी सरकार की एक ही मात्र मुद्दे पर कहती है, ये भी सच है, तो कम से कम वो ढील नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर उन्हें राजनीति नहीं पता, फिर ABCD। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार निकल के कुछ विश्वास जनता के अंदर बना रहे हैं वो अपना। हालांकि अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इसको लेके कोई रोड मैप वो देंगे, जैसे अपनी पेंशन स्कीम को दे रहे हैं, बिजली को लेके दे रहे हैं, शायद इसमें कोई देंगे।
और अगर वो देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। डेढ़ सौ सरकार बनने जा रही है, मेरा मानना ये है। देख रहे हैं बहुत सारे आरोपों से घिरे हुए आने वाला दौर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से आशा की थी, उनकी आशाओं पर खरा उतरते हुए प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे, हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जो सड़कों का जाल बिछा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और इससे भी हटके प्रत्येक प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज और प्रदेश के अंदर 2 एम्स, इसके अलावा कई कानून व्यवस्था के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। विकास के मुद्दे को लेकर, विकास की यात्रा जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आगे बढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान और तमाम बातों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, एनडीए की धमाकेदार वापसी हो रही है और अब की बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ऐसी मुझे अपने प्रदेश की जनता से पूरी आशा और उम्मीद है। अध्यक्ष जी, ये जो दलित और पिछड़ों की बात हो रही है, जो ये तूफान वहाँ लखनऊ से चला और ये पूरे प्रदेश में दलित पिछड़ों के शोषण की बात हो रही, इसका गंगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या गंगों पे ये सत्ताधारी इसको रोक पाएगा? हर जाति और हर वर्ग और हर धर्म के लोग अगर कोई राजनीति करता है तो महत्वाकांक्षा भी रखता है आगे बढ़ने की। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को, पिछड़ों को, सबको सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को जितना ज्यादा चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। राष्ट्रपति, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो देश के अंदर है, जो प्रथम नागरिक भारत के होते हैं, रामनाथ कोविंद जी, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा और है आपसे, ये जो लोग, ये मंत्री और विधायक जो छोड़ के भागे हैं, इसको कितना असर पड़ेगा इसका? इस विषय पर असर की बात यह है कि वो लोग छोड़कर भागे हैं जिनको मलाई चाटने का मौका नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये योगी की सरकार है और योगी ने कहा, योगी और मोदी जी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसलिए ये जो लूट मार करने वाले लोग हैं ये भाग रहे हैं। आपने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा, आप कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा। वो समाजवादी में गए हैं, उन्होंने समाजवादी ज्वाइन की है। समाजवादी आप क्या कैसे देखते हैं? बहुत शॉर्ट में मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक सेकंड के अंदर अपने दोस्त का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने एक बात 2 बार दोहराई है